नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे मित्रों, मैं उपस्थित हूं कृष्ण कुमार शर्मा आप सभी के सामने आज की नई क्लास लेकर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मानव के प्रजनन तंत्र के बारे में। यानी आज जो हमारा नया टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सुनिएगा दोस्तों, जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास हो कितना भी गम, चाहे हमारे पास हो कितना भी गम, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को एक बार पुनः प्यार भरा नमस्कार। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए टॉपिक की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मानव के प्रजनन तंत्र को लेकर। देखिए, सबसे पहले जो दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह है हमारे मानव प्रजनन तंत्र का, और जो कौन सा है दोस्तों, नर प्रजनन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नर प्रजनन तंत्र के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रजनन। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रजनन के बारे में, यानी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रिप्रोडक्शन। देखिए, यदि हम लोग सबसे पहले देखें कि ये जो प्रजनन शब्द है, इस प्रजनन शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, प्रजनन एक ऐसा प्रक्रम होता है, ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, वही प्रक्रम क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी प्रजनन कहलाता है। अब देखिए, इसके बाद आपके पास आती है एक प्रश्न, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण क्या होता है। दोस्तों, वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए जीवों का सर्व प्रमुख यानी सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होता है, तो आप लोगों का आंसर होगा प्रजनन। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रजनन अंगों के बारे में। प्रजनन अंग, देखिए सिंपल सी बात है कि ऐसे अंग जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रजनन अंग कहलाते हैं। और इन प्रजनन अंगों का जो सम्मिलित रूप से समूह होता है, यानी प्रजनन अंग आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रजनन तंत्र। यह आ गया हमारा प्रजनन तंत्र। देखिए, सबसे पहले हमने बात की प्रजनन को लेकर कि प्रजनन एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसके द्वारा सभी जीव क्या करते हैं दोस्तों, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जीवों का जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है वह कौन सा होता है, क्या होता है, प्रजनन होता है। और दूसरी बात, प्रजनन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग है वो सभी अंग क्या कहलाते हैं, प्रजनन अंग कहलाते हैं। और प्रजनन अंगों का जो सम्मिलित रूप से समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों मानव
मानव प्रजनन तंत्र। देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है जब भी मानव की बात आती है तो हम लोग सिंपल सा ध्यान में रखेंगे कि मानव क्या है दोस्तों, मानव एक लिंगी प्राणी है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मानव में केवल एक क्या पाया जाता है, लिंग पाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखोगे कि मानव क्या है दोस्तों, मानव एक लिंगी प्राणी है। और याद रखना दोस्तों, मानव में नर व मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि मानव जो है वह एक लिंगी प्राणी होता है, यानी उसमें केवल एक लिंग पाया जाता है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि नर व जो मादा लिंग है यह अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। सबसे पहले आप लोग जानिए कि नर का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, अगर हम लोग नर की बात करें, क्लियर, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, नर ऐसे जीव होते हैं जो केवल शुक्राणु क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु क्या करते हैं दोस्तों, उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने जानी कि अगर हम लोग बात करें नर की, तो दोस्तों ये जो नर है, ये नर ऐसे जीव होते हैं जो केवल शुक्राणु क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यदि हम लोग बात करें मादा के बारे में, तो आप लोग देखिए, मादा जो है दोस्तों, यह ऐसे जीव होते हैं जो केवल क्या करते हैं, अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि बताइए ऐसे जीव जो केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दोस्तों मादा कहा जाता है। और दूसरी बात, ऐसे जीव जो केवल क्या करे दोस्तों, शुक्राणु उत्पन्न करे, उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, नर कहा जाता है। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न यहां से बनता है और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि बताइए मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपको बताना है कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और आप लोगों को आंसर देना है कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, मानव में जो अंडे का निषेचन है वो होता है फैलोपियन नलिका में। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। आपका आंसर होगा दोस्तों फैलोपियन नलिका में। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि बताइए मानव में भ्रूणीय विकास कहाँ होता है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों किसको लेकर, भ्रूणीय विकास को लेकर, भ्रूणीय विकास, तो ध्यान रखना मानव में भ्रूणीय जो विकास है दोस्तों, ये भ्रूणीय विकास कहाँ संपन्न होता है।
तो यह होता है आपके गर्भाशय में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। सबसे पहले हमने बात की कि मानव जो प्रजनन तंत्र है दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा कि मानव एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें केवल एक लिंग पाया जाता है। मानव में नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। नर ऐसे जीव होते हैं जो केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और मादा ऐसे जीव होते हैं जो केवल अंडाणुओं को क्या करती है, उत्पन्न करती है। इसके बाद देखिए हमने बात की कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, वो होता है फैलोपियन नलिका में, और एक हमने पढ़ा कि मानव में भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, वह होता है गर्भाशय में। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए मानव में जो जनन अंग पाए जाते हैं, मानव में जनन अंग कौन सी उम्र में क्रियाशील होते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए मानव के अंदर जो जनन अंग होते हैं वह कौन सी उम्र में क्रियाशील होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, अगर हम लोग बात करें किसकी, मादा की, तो देखिए मादा में यानी आप लोग कह सकते हैं स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में जनन अंग क्या होते हैं दोस्तों, क्रियाशील होते हैं। और अगर हम लोग पढ़ें नर के बारे में तो याद रखना नर में है ना 15 से 18 वर्ष की उम्र में जनन अंग क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो याद रखना जनन अंग जो है वो पहले क्रियाशील होते हैं किसमें, मादाओं में 12 से 13 वर्ष की उम्र में, और बाद में क्रियाशील होते हैं दोस्तों किसमें, नर में 18 से 15 वर्ष की उम्र में। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा नया टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो आपको सामने डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, नर प्रजनन तंत्र। देखिए नर, यह आ जाएगा प्रजनन तंत्र। समझिएगा दोस्तों ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नर प्रजनन तंत्र के बारे में। देखो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जब भी हम लोग नर प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात आएगी कि नर प्रजनन तंत्र क्या होता है। ध्यान रखना, जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं वो सम्मिलित रूप से दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, नर प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक, दोस्तों निषेचन कहाँ होता है, यह होता है मादा की योनि में, फैलोपियन नलिका के अंदर निषेचन का कार्य संपन्न होता है। तो हमने सबसे पहले जाना कि नर प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप लोग याद रखना कि जनन कोशिकाओं को, ठीक है, जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं वो सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, वो करते हैं दोस्तों नर प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर देखिए इसके बाद हमारे पास बात आती है कि मानव में पाए जाने वाले नर लैंगिक अंग। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि मानव में पाए जाने वाले नर लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों वृषण एवं वृषण कोश के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वृषण एवं वृषण कोश। इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा अधिवृषण।
उसके बाद हमारे पास आएगी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय, शुक्राशय के बाद हमारे पास आएगा सीसन। एक आएगा दोस्तों हमारे पास मूत्र मार्ग। ठीक है, याद रखना, मूत्र मार्ग। और लास्ट एंड फाइनल 7 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, पुरइस्त कहा जाता है। और पुरइस्त को हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है, इसे याद रखना, प्रोस्टेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि जब हम लोग शुरुआत करेंगे नर प्रजनन तंत्र की, तो नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हमें कौन कौन से प्रमुख अंगों के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों हमारे पास वृषण एवं वृषण कोश। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिवृषण के बारे में। फिर आएगी दोस्तों हमारे पास एक शुक्रवाहिका, एक आएगा हमारे पास शुक्राशय, एक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीसन, और एक आ जाएगा हमारा पुरइस्त यानी प्रोस्टेट, और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों हमारा एक मूत्र मार्ग। तो देखिए यह है हमारा नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आ गया हमारा मूत्राशय और ये आ गई मूत्राशय के दोनों तरफ मूत्रवाहिनियां। ठीक है, मूत्रवाहिनियां आगे आकर के इसमें खुलती है दोस्तों, मूत्राशय में खुलती है। ये आ जाएगी हमारी शुक्रवाहिका दोनों तरफ की। यह आ गई हमारी प्रोस्टेट, कौन सी ग्रंथि आ गई, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्लियर। यह आ जाएगा दोस्तों हमारा मूत्र मार्ग, जिसके माध्यम से मूत्र क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यह आ जाएगा दोस्तों हमारा अधिवृषण, यह आ जाएगा हमारा सीसन, और ये दो आ गए दोस्तों हमारे वृषण। यह आ गई दोस्तों अंडकोश की थैली, जिसके अंदर वृषण क्या होता है, स्थित होता है। और एक आ गई हमारी दोस्तों वीर्य पुटिका, और यह आ गया हमारा स्तंभन उत्तक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वृषण एवं वृषण कोश के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों वृषण एवं वृषण कोश की। वृषण एवं वृषण कोश। चलिए सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग वृषण की बात करें तो आप लोग याद रखना दोस्तों, वृषण जो है ये क्या होती है, नर जनन ग्रंथियां होती है। बताइए वृषण क्या होती है दोस्तों, यह नर जनन ग्रंथियां होती है। और अगर इन नर जनन ग्रंथियों के आकार की बात करें तो याद रखना प्यारे मित्रों, इनका जो आकार है ये आकार कैसा होता है, अंडाकार आकार होता है दोस्तों इनका, अंडाकार। चलिए इनकी जो संख्या है दोस्तों 2 पाई जाती है, यानी यह एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। तो सबसे पहले हमने बात की कि वृषण क्या होती है दोस्तों, नर जनन ग्रंथियां होती है। इनका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या 2 होती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ये जो वृषण है, ये वृषण कहाँ स्थित होता है। तो याद रखना दोस्तों, वृषण की अगर हम लोग बात करें तो वृषण जो है ये वृषण कोश में स्थित होता है। देखिए आप लोग याद रखना, त्वचा की बनी ध्यान देना, त्वचा की बनी थैली जैसी रचना। देखिए
ये जो दोस्तों वृषण है, यह त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और इस त्वचा की बनी थैली जैसी रचना को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे वृषण कोश कहा जाता है। याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए नर प्रजनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग है वह कौन सा होता है। तो याद रखना कौन सा होगा, वृषण। वृषण क्या होता है दोस्तों, वृषण होता है आपका प्राथमिक नर जनन अंग। ध्यान रखना, प्राथमिक नर जनन अंग कौन सा होता है, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों वृषण। क्लियर है। अब देखिए, जो ये दोस्तों वृषण कोशिकाएं होती है, ये वृषण कोशिकाएं क्या करती है, वृषण कोशिकाएं नर युग्मक, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु। ध्यान रखना, वृषण कोशिकाएं क्या करती है, नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक ताप होता है उसका मान हमारे शरीर के ताप से भी क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए, हमने बात की कि ये जो वृषण कोशिकाएं होती है, वृषण कोशिकाएं क्या करती है, नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। और शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए जो आवश्यक ताप है उसका मान हमारे शरीर के ताप से भी क्या होता है, कम होता है। ध्यान देने योग्य बात आपके लिए यह है दोस्तों कि एक औसत स्खलन में, एक औसत स्खलन में लगभग 1 चम्मच शुक्र का क्या होता है दोस्तों, स्त्राव होता है। तो ध्यान रखना, यदि हम लोग बात करें कि एक औसत स्खलन में लगभग 1 चम्मच शुक्र का क्या होता है दोस्तों, स्त्राव होता है। और ये जो शुक्र है इसमें दोस्तों शुक्राणुओं की जो संख्या होती है, ये शुक्राणुओं की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना 20 से 20 लाख शुक्राणुओं की संख्या पाई जाती है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ शुक्राणु का आकार कितना होता है। तो याद रखना प्यारे मित्रों, शुक्राणु का जब आपसे आकार पूछे तो आप लोगों का आंसर होगा 5 माइक्रोन। शुक्राणु का आकार कितना होता है दोस्तों, 5 माइक्रोन होता है। देखिए, अगर शुक्राणु की आकृति देखें तो ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु कितने भागों में बटा हुआ होता है। ध्यान रखना, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। बताइए शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं दोस्तों। सबसे पहला भाग आपके पास आता है सिर, दूसरा आता है दोस्तों ग्रीवा, और तीसरा आपके पास आता है पूंछ। इस प्रकार शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। मानव शरीर के अंदर शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि मानव शरीर के अंदर जो शुक्राणु है वो लगभग कितने दिनों तक जीवित रहता है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 30 दिन तक। देखिए, अगर मैथुन क्रिया की बात करें,
तो आप लोग याद रखना, मैथुन क्रिया के बाद स्त्रियों में शुक्राणु केवल कितने घंटे तक जीवित रहता है? वह केवल 72 घंटे तक क्या रहता है दोस्तों? जीवित रहता है। तो यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि बताइए मैथुन के बाद में स्त्रियों में शुक्राणु कितने घंटे तक जीवित रहता है, तो आपका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, कितने घंटे तक जीवित रहता है? 72 घंटे तक। इसके बाद देखिए, आप लोग याद रखना, हमने बात की थी वृषण को लेकर। वृषण किसमें स्थित होते हैं दोस्तों? वृषण क्या होता है? नरजनन ग्रंथियां होती है। तो वृषण किसमें उपस्थित होता है? वृषण कोश के अंदर उपस्थित होता है। और वृषण कोश जो होती है दोस्तों, वह हम लोग कह सकते हैं कि किसकी त्वचा की बनी एक थैली जैसी क्या होती है? रचना होती है। तो ध्यान रखना, वृषण के प्रत्येक खंड में, देखिए वृषण का जो प्रत्येक खंड है, वृषण का प्रत्येक खंड शुक्र जनन नलिकाओं से भरा हुआ रहता है। याद रखना दोस्तों, वृषण का जो प्रत्येक खंड होता है ना, यह प्रत्येक खंड किससे भरा हुआ रहता है? शुक्र जनन नलिकाओं से भरा हुआ रहता है। और ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है दोस्तों, ये शुक्र जनन नलिकाएं कैसी होती है? ये छल्लेदार होती है। और ध्यान देना, इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों? अंतराली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में याद रखना क्या पाया जाता है? अंतराली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। यह अंतराली कोशिकाएं क्या करती है प्यारे दोस्तों? याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी कि ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है? नर जनन हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है दोस्तों? नर जनन हार्मोन का निर्माण करती है। बताइए नर जनन हार्मोन क्या होता है? तो आप लोग याद रखना दोस्तों, नर जनन हार्मोन होता है आपका कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यह बनकर तैयार होता है कि बताइए नर जनन हार्मोन कौन सा होता है? तो नर जनन हार्मोन होता है दोस्तों आपका कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? तो ध्यान रखना, वृषण का जो प्रत्येक खंड होता है, यह प्रत्येक खंड शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा भरा हुआ रहता है। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, ये कैसी होती है? छल्लेदार होती है। इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? अंतराली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और ये अंतराली कोशिकाएं जो होती है, ये कौन से हार्मोन का निर्माण करती है? नर जनन हार्मोन का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों, किसको लेकर? नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को लेकर। टेस्टोस्टेरोन, देखिए टेस्टोस्टेरोन की अगर हम लोग बात करें तो यह जो होता है दोस्तों, गौण लैंगिक लक्षणों के विकास व नियंत्रण में क्या होता है दोस्तों? सहायक होता है।
तो आपने क्या पढ़ा कि नर जनन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। यह टेस्टोस्टेरोन क्या होता है दोस्तों? गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में क्या होता है? सहायक होता है। लास्ट एंड फाइनल हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, आप लोगों ने वृषण के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो बताइए वृषण के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज आप लोग याद रखना दोस्तों, वृषण का सबसे पहला प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आप लोग कहोगे कि ये जो वृषण है दोस्तों, ये वृषण क्या करता है? नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है? निर्माण करता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है दोस्तों? निर्माण करता है। और एक हमने बात की कि शुक्राणुओं का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर है? तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले बात की, देखिए अगर हम लोग इसका रिवीजन करना चाहिए तो एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप लोग भी एक बार इसका रिवीजन कर ले, ताकि ये जो टॉपिक है दोस्तों ये सही तरीके से आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए। तो फटाफट जल्दी से एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रजनन के बारे में कि प्रजनन जो है दोस्तों यह एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं? अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जीवों का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? प्रजनन होता है। प्रजनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग प्रजनन अंग कहलाते हैं। और हमने बात की कि प्रजनन अंगों का सम्मिलित रूप से जो समूह होता है वो किसका निर्माण करता है? प्रजनन तंत्र का निर्माण करता है। सबसे पहले हमने बात की मानव प्रजनन तंत्र को लेकर, तो हमने पढ़ा कि मानव जो प्रजनन तंत्र होता है दोस्तों, मानव एक लिंगी प्राणी होता है और जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। नर ऐसे जीव होते हैं जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और मादा ऐसी जीव होती है जो अंडाणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बताइए मानव के अंदर अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो हमने बात की फैलोपियन नलिका में होता है। और भ्रूणीय विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। मानव के अंदर जनन अंग जो होते हैं दोस्तों, ये जनन अंग अगर नर की बात करें तो नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में क्रियाशील होते हैं, जबकि पहले मादा में 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। फिर हमने शुरुआत की नर प्रजनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हमने जाना कि जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं वो सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? नर प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। नर जनन अंग, नर जनन लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं प्रमुख रूप से? सबसे पहले हमने आज बात की वृषण एवं वृषण कोष के बारे में। देखिए दोस्तों, जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे अधिवृषण के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, और एक हम लोग पढ़ेंगे सिसन, और लास्ट एंड फाइनल हमारा होगा दोस्तों जिसमें हम लोग बात करेंगे किसको लेकर? पुरस्थ यानी प्रोस्टेट के बारे में। अगली क्लास में ये जो हमारा ये नर प्रजनन तंत्र है ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को जुड़े रहना है। इसके बाद देखो, हमने सबसे पहले बात की आज किसके बारे में? वृषण एवं वृषण कोष के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि वृषण जो है दोस्तों यह नर जनन ग्रंथियां होती है। अगर इनका आकार देखें तो आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। और दूसरी चीज हमने बात की संख्या में 2 होती है। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि प्रथम नर जनन अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो वह होता है आपका वृषण, यानी प्राथमिक नर जनन अंग वृषण होता है। और हमने पढ़ा कि वृषण कोशिकाएं जो है वो नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो आवश्यक ताप होता है दोस्तों, वह आवश्यक ताप हमारे शरीर के ताप से भी कम होता है। और हमने पढ़ा कि लगभग
एक औसत संकलन में 1 चम्मच शुक्र का क्या होता है, स्त्राव होता है। और 1 चम्मच शुक्र के अंदर यानी शुक्राणुओं की जो संख्या है दोस्तों वो 20 से 20 लाख पाई जाती है। शुक्राणु का आकार अगर हम देखें तो कितना होता है, 5 माइक्रोन होता है। और हमने पढ़ा कि शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, जिसमें एक तो आता है हमारे पास दोस्तों कौन सा, सिर, एक आता है ग्रीवा और एक क्या आती है, पूंछ। फिर हम लोगों ने बात की दोस्तों किसके बारे में, हमने पढ़ा कि मानव शरीर के अंदर जो शुक्राणु है वो लगभग 30 दिनों तक जीवित रहता है। यदि हम मैथुन क्रिया की बात करें तो मैथुन क्रिया के बाद स्त्रियों में है ना, ये शुक्राणु केवल 72 घंटे तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। वृषण का जो प्रत्येक खंड होता है दोस्तों, यह शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा भरा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है छल्लेदार होती है और इनके बीच में क्या पाई जाती है, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। अंतराली कोशिकाएं दोस्तों किसका निर्माण करती है, तो इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है, नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करती है, निर्माण करती है। टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों यह गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में क्या होता है, सहायक होता है। और लास्ट हमने पढ़ा कि वृषण के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, एक तो होता है दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण करना और एक हमने पढ़ा नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करना, निर्माण करना। तो तब तक के लिए प्यारे मित्रों आप सभी को जय हिंद भारत। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे के टॉपिकों के बारे में, ठीक है।